मणिपुर में लगभग 3 हफ्ते से लगातार हिंसा हो रही है। गोदी मीडिया ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया पिता के आदेश पर कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल डाला जाए, जबकि वहाँ मुसलमान जो हैं काफ़ी कम जनसंख्या में, उनकी संख्या बहुत कम है। 2 समुदाय हैं, मैतेई और कुकी, दोनों की एक खतरनाक भिड़ंत है। हिंदू मुसलमान एंगल लगातार निकालने के बावजूद जब कोई मुस्लिम एंगल नहीं निकला तो आखिरकार अब सामने बड़ी बात निकल कर आई है कि मणिपुर में चीन कैसे। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपके सामने है, पूरी हिंदी में है और भारतीय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। मणिपुर की इनसाइड स्टोरी में चीन की एंट्री, सेना की मौजूदगी में कैसे चलती रही निजी सरकार, ये एक अपने में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। मणिपुर में मौजूद CAPF के एक अधिकारी ने कहा है कि हिंसा को लेकर किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सिलसिलेवार तरीके से देखें तो कई बातें पता चलेंगी। मणिपुर में 3 मई से हिंसा शुरू हुई। 48 घंटे के भीतर भीतर वहां सेना और केंद्र अर्धसैनिक बल पहुंच गए, लेकिन सेना की मौजूदगी में वहां उपद्रवियों ने कई सारे थानों को लूटा। मेरी बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों, और ये रिपोर्ट अमर उजाला समेत कई जगह अखबारों में है, लेकिन भांड पत्रकारों के मुंह से ये जो एंकर हैं वो नहीं निकाल पाएंगे अपने मुंह से, क्योंकि मुंह में जो है झूठ का गू फंसा हुआ है। पिताजी का जो आदेश है वो यही है कि बस हमारी गंदगी साफ करो और दुनिया को बस दिखाओ कि हम विश्वगुरु हैं। हकीकत कुछ और है। वहाँ के इंटेलिजेंस अफसर इस बात को कह रहे हैं और भारत सरकार को ये रिपोर्ट दी जा चुकी है कि मैतेई और कुकी समाज दोनों तरफ से ही इतनी ज़्यादा हिंसा कर रहे थे और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में आधे दर्जन से ज़्यादा, लगभग 15 से 16 थानों के हथियारों तक को लूट लिया गया। हथियार खानों के ताले खुले हुए थे। इंटेलिजेंस का ये कहना है कि जब आतंकी उपद्रवी हथियारों को लूट रहे थे तो तमाशा देख रहे थे पुलिस वाले, और उपद्रवी हथियार लूट रहे थे। हथियार वो ऐसे उठा के ले गए और कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, कोई टकराव नहीं हुआ, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई। वो आए और हथियार उठा कर ले गए। पुलिस पूरी तरह से मौजूद थी। मणिपुर के जो कमांडर हैं उनका जो साथ है मणिपुर के लोगों को मिल रहा है मैतेई समाज को, और मैतेई समाज कह रहा है कि नहीं, जो अफसर है, जो यहाँ का जो पुलिस कमांडर है, अफसर है या पुलिस वाले हैं, ये जो है कुकी समाज का साथ दे रहे हैं। लेकिन जो केंद्र से जो वहाँ सैनिक गए थे, जो CISF है, BSF है, उनकी मौजूदगी में हमारे एक मणिपुर, एक बड़े स्टेट से हथियारों की लूट हुई, और कहा जा रहा है कि बॉर्डर के एंट्री गेट को ही पूरी तरह से उपद्रवियों ने बंद किया था। सेना को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था और लगातार आगजनी उपद्रवी कर रहे थे। उसमें याद रखिएगा कोई हिंदू मुसलमान एंगल नहीं लिख रहा। इसी अमर उजाला के रिपोर्ट में मौजूद का जो तीसरा पॉइंट है वो आपके सामने है। अधिकारी के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह रही कि जब हथियार लूटे गए तो लोकल पुलिस कहाँ थी। अगर आर्मी, असम राइफल व CAPF जवान वहां तक नहीं पहुंचे थे तो मणिपुर पुलिस के कमांडो उन इलाकों में ड्यूटी पर थे। इसके बाद भी दिन दहाड़े हथियार लूट लिए गए। यहां पर भी 2 बातें देखने को मिली। मैतेई समुदाय ने कहा कि यह सब कुकी समाज के लोगों ने किया है। कुकी समुदाय ने यही आरोप मैतेई पर लगा दिया है। यह भी कहा गया कि जब हथियार लूटे गए तो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कई जगहों पर पुलिस थानों के हथियार गृह के ताले खुले हुए थे, हालांकि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जिस बटालियन या थानों पर हथियार लूटे गए वहां पर उपद्रवियों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। कुकी समुदाय ने आरोप लगाया कि मणिपुर कमांडो पुलिस मैतेई लोगों का साथ दे रही है। इसी तरह से मैतेई समुदाय ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। कहा गया कि हिल पर जितने भी हथियार लूटे गए उसमें कुकी समुदाय के जुड़े कट्टरपंथी लोगों का हाथ है। हिल में पुलिस ने कुकी समुदाय की मदद की तो इम्फाल और उसके आसपास के मैदानी भाग में मैतेई को पुलिस का साथ मिला। दोनों पक्षों द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में दम दिखाई पड़ता है। सेना, असम राइफल व CAPF की मौजूदगी में 27 दिन बाद भी मणिपुर में हिंसा न थमना
किसी पर तो सवालिया निशान है। दोस्तों, अब जो इंटेलिजेंस है वो कह रही है कि म्यांमार और बांग्लादेश के उपद्रवी जो हैं उनका समर्थन मैतेई और दूसरे संगठनों को मिला हुआ है, हथियार वहां से दिए जा रहे हैं और खुला उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश में भी चीन की सेना है, म्यांमार बॉर्डर पर भी चीन की सेना है। तो भारतीय इंटेलिजेंस का कहना यह है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें चीन का एक बड़ा अहम रोल है। यह खुद भारतीय इंटेलिजेंस कह रही है। और अभी 2 हफ्ते पहले गोदी मीडिया अपनी ऐसी तैसी कराता हुआ अपनी औकात दिखा रहा था और पूरा नंगा नाच हिंदू मुसलमान का कर रहा था। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने कहा था लाल आंख दिखाएंगे, अब चाइना खुद मणिपुर में घुसकर लाल आंख दिखा रहा है। चाइना हमारे देश में घुसकर हमारे एक स्टेट को आग में झोंक रहा है और मोदी जी के मुंह से 2 जुमला नहीं निकल पा रहा है। तो अपमान देश का कौन कर रहा है, यह है एक बड़ा सवाल। दूसरा एक बड़ा सवाल, मोदी जी की खामोशी और मोदी जी की पूरी सरकार एक इंसान ब्रजभूषण को बचाने के लिए इतना गिर चुकी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अरे राहुल गांधी ने विदेश जाके भारत का अपमान किया है। अच्छा, तो ये क्या है? द न्यूयॉर्क टाइम्स में दोस्तों खबर छप रही है, महिला पहलवान सड़क पर बैठी है, उनका अपमान किया जा रहा है, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन पुलिस उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, न उनको इंसाफ मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, जिसको अखिलेश यादव ने रिट्वीट करके लिखा है कि भाजपा के काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमन, शोषण, उत्पीड़न की खबरें छपने से पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। भाजपा मूलतः सामंती सोच की पोषक है, वहां ना नारी का मान है ना आम जन मानस का। भाजपा ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। खैर, इस भारतीय जनता पार्टी और ऐसे प्रधानमंत्री से क्या आप उम्मीद करेंगे कि जब वो लाल किले से महिलाओं पर ज्ञान दे रहे थे, उनके सम्मान की बात कर रहे थे, तो पीछे से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवा रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार से आप क्या न्याय की उम्मीद करती हैं? ये जो खिलाड़ी सड़कों पर बैठी हैं वो बेचारी कल तक जो है जमातियों को गरिया रहे थे। CAA NRC पर शाहीन बाग में जो महिलाएं सड़क पर बैठी थीं उन पर अभद्र और गंदी टिप्पणियां कर रहे थे। आज वो उसी गटर में गिर चुके हैं। जो गटर ये बहा रहे थे उसी में खुद बह रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन हमारी दुआ है कि परवरदिगार इस सरकार के दिल में रहम डाले और इनकी बात को सुने। दोस्तों, लेकिन इस सरकार से उम्मीद क्या करेंगे? अजी गिरफ्तारी तो छोड़िए, ब्रजभूषण ने अब साधु संतों का समर्थन हासिल कर लिया है और यही होता है यहाँ रामराज, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट को देखिए और शर्म कीजिए और शर्म से डूब मरिए। ब्रजभूषण की अयोध्या रैली के लिए भाजपा नेताओं ने समर्थन जुटाया और संत बोले पॉक्सो एक्ट का विरोध करेंगे। लीजिए जी, जो पॉक्सो एक्ट लगता है, जो नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर, उनका बलात्कार करने पर, उनका शोषण करने पर, तो ये सनातनी हिंदू धर्म के रक्षक और बाबा संत उसका विरोध करेंगे, कानून मिटा दो। मैं तो कह रहा हूँ, देखिएगा इस रामराज में ये ज़रूर आएगा, हिंदू राष्ट्र में ये होगा कि बलात्कार को, हाँ वो गलत ना मानना भैया, इसको तो कानून हटा ही दो, बलात्कार कोई भी कर सकता है। जब पॉक्सो एक्ट का विरोध करने के लिए संतों ने कह दिया तो आगे ये चलकर बलात्कार को भी बलात्कार नहीं मानेंगे, कहेंगे इसका कोई जुर्म नहीं है, हटा दो। ये होगा। हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। हालात ये हैं कि प्रभु श्री राम खुद ही साइन दे रहे हैं, शिव शंभू खुद सिग्नल दे रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से भ्रष्ट है। कैसे? उज्जैन में जरा सी आंधी आने पर भाजपा ने तालियां बजा बजाकर मोदी जी ने जिन महाकाल की मूर्तियों का उद्घाटन किया था वो धड़ल्ले से गिर गईं। 7 में से 6 मूर्तियां खंडित हो गईं। अब खबर यह आ रही है कि महाकाल लोक के मुख्य नदी के द्वार पर लगा कलश अचानक से नीचे गिर गया।
वहीं मध्य प्रदेश के विपक्ष दल कांग्रेस पहले से ही मूर्तियों के गिरने पर बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। फिर और एक घटना हो गई है। ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के आस्था को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। सवाल अपने में बड़ा है दोस्तों। चलिए अब हम आपको विकास की बात पर ले चलते हैं। इस खंडर पुल को जो आप देख रहे हैं ठीक से देखिएगा और रिपोर्ट भी आपके सामने है। हटकेश्वर पुल अहमदाबाद, यह फ्लाईओवर 40 करोड़ से बना था, जिसका 2017 में गाने बाजे के साथ उद्घाटन किया गया था। आईटी सेलियों ने इस पुल की फोटो डालकर व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया और ट्विटर जाम कर दिया था। इसको विकास बताया गया था और 2021 में इसे बंद करना पड़ा क्योंकि यह अब ड्राइव करने के लायक नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। अब इस असुरक्षित पूरे पुल को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसकी मरम्मत तक नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट यह है कि कागज में इसका जो जीवन है 50 साल लिखा गया था कि ये पुल 50 साल रहेगा, जबकि अब इसकी जगह जब नया पुल बनाया जाएगा तो उसकी कीमत 130 करोड़ मतलब खर्च होगी और फिर उसका उद्घाटन होगा और चैनल वाले लपरझंटस उसको विकास बताएंगे। आप भी कृपया इस देश के गुजरात मॉडल की इस महान विकास गाथा को सभी भक्तजनों के साथ शेयर करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उनकी जो कहते हैं मुसलमानों से कि हमारे धर्म में आइए, बहुत सम्मान मिलेगा, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे वहाँ वो नहीं होता, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा होता है। औरैया में 14 साल की एक लड़की अपने जीजा यानी अपनी बहन के घर गई। 1 महीने से वो वहाँ थी। जीजा रोहित लगातार उस 13 से 14 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी किया करते थे। पत्नी ने मना किया कि ये मत किया करो, तो वो समाज का इंसान जिसके समाज के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ मुसलमान लड़कियों ब्याह करके, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वो रोहित अपनी पत्नी से बोलता अबे जीजा सारी में चलता है यार, समझा करो। ये सब कर करके एक दिन पत्नी बताती है, पत्नी का स्टेटमेंट ये देखिए, पत्नी का स्टेटमेंट है। पत्नी ने कहा कि मेरी बहन के साथ मेरे पति ने ही बलात्कार किया। घर वाले बाहर सो रहे थे, मैं अंदर कमरे में सो रही थी। आंगन में मेरी 13 साल की बहन सो रही थी। अक्सर मेरा पति शराब के नशे में आता था, छेड़खानी करता था और मैं मना करती थी। लेकिन जब उस दिन रात को मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी बहन बेसुध चारपाई पर पड़ी है। मैं उसको बेसुध देखकर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं पास गई तो मैंने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकल रहा है, जिस्म के कई हिस्सों को दांतों से काटा गया है। तुरंत मैं समझ गई कि मेरे पति ने यह कांड बड़ा ही खतरनाक कर दिया है। उसके जिस्म में जान नहीं बची थी। FIR दोस्तों दर्ज हो चुका है और मुसलमान लड़कियों से कहूँगा मुबारक हो, तुम्हें यहाँ बुलाया जा रहा है, दौड़ के जाना। जिनके यहाँ सालियों को छोड़ा नहीं जाता, ये तुम्हें इज्जत मान सम्मान देंगे। बहुत बढ़िया। कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में एक मुसलमान लड़का एक नाबालिग लड़की को लेकर शादी के लिए भाग गया, मतलब प्यार में भाग गया, जो कि गलत किया उसने। 40 मुस्लिम दुकानदारों को तुरंत अपनी दुकान बंद करके भागना पड़ा क्योंकि अलग अलग हिंदू संगठन तुरंत इलाके का माहौल ख़राब कर चुके थे। मुस्लिम विरोधी नारे लगा रहे थे और इलाके में मुसलमानों के कत्लेआम के लिए तुरंत हथियार निकल चुके थे। इस चीज़ को देख के मुसलमानों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन ये पूरी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं ये उत्तराखंड की है। गनीमत ये रही कि बेचारे मुसलमान अपना साजो सामान दुकान के अंदर छोड़ के भाग तो गए थे, लेकिन जान बच गई, लेकिन सामान नहीं, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू धर्म वाले लोग तुरंत उनकी दुकानों पर हमला कर चुके थे और आप दुकानों को लूटता हुआ देख रहे हैं भाजपाई झंडों के साथ। मज़ेदार बात तो यही है और दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जब ये लूटपाट हो रही थी तो उत्तराखंड की पुलिस नदारत थी गायब। तो पूरी तरह से जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मुसलमान समुदाय में से एक गलती करेगा वो पूरे समाज पर गलती आएगी। तो याद रखिएगा, एक बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा अंग मुसलमानों के खून का प्यासा है, बहाने तलाश कर रहा है। खबर यह है कि मुसलमानों की दुकानों को लूट लिया गया है,
साजो सामान लुटेरे दंगाई आतंकवादियों ने बहानों से लूट लिया है। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ था। दिल्ली में जाइए, उधर आप ईस्ट दिल्ली में जाइए, मुस्तफ़ाबाद जाइए, वहाँ जाके पूछिए, मुसलमान घरों को पूरी प्लानिंग के साथ एसी अलमारी खोलकर सोना चांदी पहले लूटा गया, फिर उसके बाद जब लूटने वाला लूट लिया गया सामान तब आग लगाई गई थी। और यही लगातार चल रहा है। गोदी मीडिया की एक चाटुकारिता पतलकार, जब 2000 का नोट आया था तो पर्सनल लेवल पर कह रही थी कि वो नैनो चिप, ये वाली वीडियो याद है ना आपको, नैनो टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो को जब दिखाया जाता है तो यकीन मानिए आज तक से कॉपीराइट आ जाता है। आज तक ने एक टीम लगा रखी है कि कोई इस वीडियो को कहीं अपलोड करेगा तो तुरंत उसको डिलीट करवा देंगे, कॉपीराइट डलवा देंगे। इसीलिए मैं आपको ये दिखा भी नहीं रहा हूं। तो बस आप विजुअल समझ गए होंगे कि किस तरह से समझा रही थी श्वेता कि नैनो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। और पता ये चला है कि ये जो है सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, तो कहीं भी इसको जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा तो ये जहां नोट रहेगा उस चिप के जरिए जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है वो आरबीआई को नोटिफिकेशन जारी करो, आरबीआई के पास उसकी लोकेशन पहुंच जाएगी और वहां पर छापा पड़ जाएगा। ये पूरी तरह से उसने यकीन दिला दिया था। और हम भाई हम टेंशन में, हम अपना 2000 का नोट लेके ऐसे मोड़ रहे हैं, कहाँ है ससुर। कई लोगों ने नोट फाड़ दिए, चेक करने चिप कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, चिप नहीं मिली भाई साहब। कुछ समय बाद श्वेता पूरी तरह से मक्कार साबित हो गई। अब जब 2000 का नोट भी बंद हो गया तो आज किसी लोकल पत्रकार ने पब्लिक प्लेस में श्वेता को पकड़ लिया और पूछ दिया कि मैडम हमको तो 2000 का नोट और उसके अंदर का चिप प्लीज दिखाओ। आए बाएं शाएं करने लगी। और पता है श्वेता ने क्या कहा, वो वीडियो चैनल पर दिखाया नहीं गया था। तो मैडम मोदी जी की पर्सनल चाटुकारिता कर रही थी क्या आप? देखिए। एक से आप सवाल हो गया? हाँ नहीं, आपने बुलाया सवाल हो गया? नहीं, अभी हुआ क्या? अच्छा बोलिए। कि आपने कहा कि 2000 में चिप है। मैंने नहीं कहा। रिपोर्ट आज तक का लोगो लगा नहीं, आपकी रिपोर्ट माइक है, रिपोर्ट कैसे होगी? नहीं, क्या बात कर, आपके चैनल पे चला है, चीजें चली है, चैनल पे नहीं चला है, मैं आप पे केस कर लेकिन आपका एक चेहरा है ना, आपका एक चेहरा है कि नहीं है? आप उस चेहरे में हम पत्रकारिता भाई साहब कम से कम नहीं भाई, एक मिनट, जैसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, आप ये रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं यहाँ? नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, आप लोग इसी के लिए आए हैं? नहीं, 140 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला था। आप इस तरह के 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? नहीं, 6 फीट अंदर में रहेगा वो। 45 मिनट का देखा कि 45 सेकंड का देखा? नहीं भाई, हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हम इनको आइडियल कम मानेंगे कि एक गलत बात को आपने जवाब सुनेंगे नहीं, आइडियल मानेंगे। 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का देखा? तो 45 सेकंड वाला ही देखा हमने। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए तब बोलिए। नहीं, उसमें चिप वाली जो बात मैंने उसको पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है, उस पार्ट को काट के उसके आगे आप जैसे लोग जो पत्रकारिता के स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। आपने बोला है, आप झुठला थोड़ा सकते हैं, आप सवाल से भाग बोला है भाई साहब, सवाल से भाग रही हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम करती है। पत्रकार बन रहे क्या अभी? ये बनने वाले हैं? बने हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं हम। पता है, शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं। मैडम से हमने सवाल किया, इसमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 140 करोड़ लोगों को देखिए, आप लोग सब अपने YouTube पे डालेंगे वीडियोस, बहुत अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगा कि जस्टिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए मैं एक सेकंड भाई साहब, लेकिन क्लैरिफिकेशन सुनना भी चाहिए। हाँ, वही मैं आपसे पूछ बस रहा हूँ। मैंने बोल दिया, आपने 45 सेकंड का देखा, 45 मिनट का नहीं। तो हमको लगता है अगर लोगों के दिल में भरम है तो इसको बोलना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। मैंने तो बोल दिया, आपने कहा झूठ बोल रही है। ये बात हमने नहीं सुना। मैंने कहा कि भ्रम है। हमको उम्मीद है कि आज के बाद आप कहेंगे कि नहीं, ये जो हमारे बारे में फैलाया जा रहा है वो गलत है, हकीकत ये है। मैंने आपसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो एडिटेड वीडियो है। ये बात आप बोलिए, चलिए। देखा दोस्तों, खुद ही बता रही हैं किस तरह से मैनिपुलेट कर दिया कि लोगों नहीं लगा था आज तक का माइक नहीं था, तो अपने घर के बेडरूम से बाजी वीडियो बना रही थी क्या आप? ये वीडियो आपके घर का नहीं है, आपके दफ्तर का था और आपके सहयोगी साथ में थे, दूसरे एंकर और जर्नलिस्ट साथ में थे। हटाओ इसे। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि आपने 45 सेकंड का देखा, उसको ट्रिम करके कट करके, वो तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, वो भी बता रही थी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड बता रही थी तो
पहले तो नहीं बताया, तुम बैन होने के बाद बता रही हो नोट, जब नोट बंद हो रहा है तब बता रही हो। आज तक पे ऑफिशियली जारी करती, पर्सनल अकाउंट से ये वीडियो तभी डाल देती बोल के कि भाई 2000 के नोट के अंदर का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि चिप है उसके अंदर जो मेरा बयान है, वो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मैसेज बता रही थी कि वो गलत है, उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तब कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि वो मोदी सरकार के एजेंडे और प्रोपेगेंडे को प्रमोट कर रहा था। लेकिन जब पूरी तरह से झूठ नंगा हो गया तो यहां पर आ गई, नहीं मैं केस कर दूंगी, मैं केस कर सकती हूं आप पे। अच्छा, बहुत तालियां इनके लिए खड़े हो गए। उधर सबसे जहरीला संगठन जिसकी तारीफ कुछ मुसलमान बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं, मोहन भागवत आरएसएस के जो महानायक हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ। ऐसा विवादित बयान दिया गया, गोदी मीडिया के द्वारा खूब प्रमोट करके इसको पॉजिटिव वे में चलाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे मुसलमान मौलवी जो मोहन भागवत की तारीफ करते हैं कितने जलील और घटिया इंसान होंगे। उम्मीद है कि इस बयान को सुनने के बाद वो मुसलमान मौलवी तथा कथित नकली मौलवी इस बात पर जरूर गौर देते हुए अपने ईमान को, मुर्दा ईमान को जिंदा करें और इसका विरोध करें। सुनिए। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? अब यहां पर मोहन भागवत को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी बात सुनो चच्चा, इस्लाम का कभी किसी पर आक्रमण नहीं हुआ, इस्लाम ने किसी पर आक्रमण किया ही नहीं। आक्रमण करने वाले कौन हैं? एक खास समुदाय के, तुम्हारे ही समुदाय की रैली निकलती है, मस्जिद के सामने जाती है और पागल हो जाती है, तलवार लहराया जाता है, बंदूक दिखाई जाती है, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं और मस्जिद पर हमला कर दिया जाता है। सामने की बात है, कोई ढकी छुपी नहीं करूंगा। तो दिख रहा है कि हमला करने वाला कौन है और कौन से समाज के लोग हैं। और पूरी दुनिया में इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। पूरी दुनिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार की जोर पर इस्लाम नहीं फैलाया, मोहब्बत से फैलाया है। और तुम्हें लग रहा है कि तलवार से डरा कर मुसलमानों से हिंदुत्व कबूल करवा लोगे तो जी बाबा जी का ठुल्लू। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब दोस्तों बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहा हूं, इससे मुसलमान समुदाय के लोग बिदक सकते हैं, मुझे गाली बक सकते हैं, मौलवी मुल्ला मुझसे नाराज हो सकते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और उल्टा सीधा खूब बोल सकते हैं। हो सकता है जिन मुल्लों ने कभी मेरी बात को पॉइंट बनाकर जुमे की नमाज के दौरान किसी मुद्दे को बोलना ज़रूरी नहीं समझा, हो सकता है इस बात के बाद बहुत सारे मौलानाओं को ततैये लग जाएं। आप क्या सोचते हैं कि ये भारत में मौलवी मुल्ला मौलाना जो होते हैं, कोई भी कुछ भी, मतलब कोई अमामा लगा लेता है, टोपी लगा लेता है, लंबी दाढ़ी और मौलवी जैसा लुक कर लेता है तो हम उसको मौलाना बोल देते हैं। मस्जिद में जो इमाम साहब होते हैं वो अगर नमाज पढ़ा रहा है कोई आदमी तो वो हमारे लिए इमाम है। लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, कुर्ता पजामा होना चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए, हाथ में तस्बीह होनी चाहिए। ऐसा हुलिया होता है तो हम इमाम साहब हम 4 फुट नीचे झुक के सलाम करते हैं। चलिए अच्छी बात है। मुसलमान हिंदुस्तान के इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो मौलवी मुल्ला और इमाम होते हैं ना, इसकी पढ़ाई होती है। आप देखते हैं कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मुल्ला ने या मौलवी ने बलात्कार कर दिया,
मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ने बदतमीज़ी कर दी, मौलवी ने लड़के के साथ कुछ गलत कर दिया, शारीरिक संबंध का भी आता है। फिर ऐसी कई सारी खबरें कि मौलवी ने तावीज़ के बहाने लड़की के साथ ये कर दिया, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सवाल ये है कि जो मस्जिद की कमेटियाँ और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते कि जिस मौलवी के पीछे तुम नमाज पढ़ रहे हो, जिसको तुम मौलाना इमाम कह रहे हो, अबे भाई उसकी डिग्री तो चेक करो। कोई हल्की पढ़ाई थोड़ी ना होती है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कितनी होगी? 4 साल 5 साल। आलिम की अलग डिग्री, फाजिल की अलग डिग्री, मौलवी की अलग डिग्री, पता नहीं कितनी सारी डिग्री होती है। ये एक इमाम, पेश इमाम बनने के लिए, इमाम जुमा या इमाम जमात बनने के लिए, एक मौलवी बनने के लिए बाल सफ़ेद हो जाते हैं पढ़ाई करते करते इस मदरसे की पढ़ाई में। और अब तो हमारे जो उलमा हैं अंग्रेज़ी, हिंदी, फ़ारसी, उर्दू, अरबिक सब पढ़ते हैं। हमारी पढ़ाई फिर भी आसान है, लेकिन बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सवाल ये है कि जब आप किसी के पीछे नमाज़ पढ़ते हो, आपको कद्दू कुछ पता होता है कि जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिसको इमाम कह रहे हैं, जिसके आप नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिसकी बात मान रहे हैं, उसके पास कितना इल्म है, कौन सी डिग्री है, कौन से मदरसे से वो फारिग हैं, कहाँ से वो आए हैं, कमेटी ने उनको कहाँ से वेरीफाई किया है, उनकी डिग्री डिप्लोमा आपने देखा है? नहीं। इसीलिए क्या होता है, 2 साल के लिए कोई यहाँ बिगड़ा हुआ लड़का है, माँ बाप परेशान हुए, लड़का बिगड़ गया, पढ़ नहीं रहा है, आवारागर्दी कर रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसको मदरसे में डाल दिया। 6-7 साल यहाँ मदरसे में पढ़ा, उसके बाद जो है जैसे तैसे उसको सऊदी अरब भेज दिया, ईरान भेज दिया, इराक भेज दिया या कहीं और भेज दिया। अब वहाँ से वो आ रहे हैं, या हिंदुस्तान में ही कोई बड़े मदरसे में भेज दिया, अब वो 4-5 साल बाद आ रहे हैं, अबा कबा मामा लगाकर, समझ रहे हैं, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी, ऊंची टोपी, हाथ में तस्बीह। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अब मामा आपके सर पर किसने रखा, आपका डिप्लोमा, आपका सर्टिफिकेट, आपकी वो मार्कशीट कहाँ है। बस हिउलिया देख के हाँ मौलाना है, मौलाना है, अस्सलाम वालेकुम, अरे आइए मौलाना। एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, शिया कौम में भी और सुन्नी कौम में भी। शिया बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, दोनों अलग अलग हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि किसी भी मस्जिद में कोई इमाम अगर गया पढ़ाने के लिए, मदरसा पढ़ाने या नमाज पढ़ाने, तो वहाँ की कमेटी एक ऐसी संस्था जो बननी चाहिए, उससे जांच करे, वेरीफाई करे कि हाँ जी ये जो भाई साहब आए हैं इनकी आईडी ये है, आप इनको वेरीफाई करते हैं, आपके पास इनकी डिटेल्स है। वहाँ से फिर जब ईमेल आ जाए या बात हो जाए, कॉन्फर्मेशन आ जाए कि हाँ इस शख्स ने इस जगह इतनी पढ़ाई करी, इस जगह इतनी पढ़ाई करी, इसके पास ये डिप्लोमा है, ये डिग्री है, इतना एक्सपीरियंस और इतना साल का इनका इल्मी जो है सफ़र रहा है, आप सेटिस्फाई हो जाएं तब आप उनको रखें। अगर मेरी बात गलत हो, जूता उठा के मेरे सर पे मारिएगा। हकीकत बता रहा हूं, हमें अपने आप को सही करने के लिए अपने सिस्टम को सही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मेरी बात गलत लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है, सोच के देखिएगा। ऐसे ही जो भी मुसलमान ग्रुप हैं जो अपने मदरसे में, मस्जिदों में इमाम को रखते हैं, भाई प्रोसेस बनाओ, प्रोसेस बनाओ, ये बेहद ज़रूरी है। आज लव जिहाद के बारे में नहीं बोलूँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो कई साल से सोचता था मैं, बोल दिया, दिल हल्का हो गया। इस बात को खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, नहीं कर सकते तो छोटा समझ के माफ़ कीजिए, और जो चल रहा है चलने दीजिए। कर ही क्या सकता, मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं। जय हिंद।